नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 26 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हर बार की तरह हम इस क्लास को आरंभ करें उससे पहले एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम 3 खबरों को हमेशा की तरह शामिल करेंगे, जिसमें से पहली खबर मुख्य परीक्षा के लिए रहेगा और जो भारत आसियान के एफटीए की जो समीक्षा होने की बात चल रही है उससे संबंधित रहेगा। इसको हम पहले संदर्भ देखेंगे, फिर पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे, उसके बाद विगत वर्ष में हम देखेंगे इससे प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने एक प्रश्न लगाया है और मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम इसकी पूरी खबर को विस्तार से पढ़ेंगे। अपने यूपीएससी के दृष्टिकोण से खबर के अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको भारत और आसियान के संबंधों को समझने में मदद करेगी, उन सभी बातों को पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित खबरों पर। और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित खबरों में हम विगत वर्ष के प्रश्न, उसके बाद खबर से संबंधित जो भी हमारे यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम देखेंगे। उसके बाद अभ्यास प्रश्न देखेंगे। उसके बाद फिर एक सबरीमाला से संबंधित खबर है तो उसको देखेंगे। और इस तरीके से आज हम इन 3 खबरों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। और अभी आपको क्लियर ये बात हो गई है कि हम किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड देखेंगे, सबरीमाला मंदिर देखेंगे और मुख्य परीक्षा के लिए हम भारत आसियान से संबंधित विषय वस्तु को शामिल करेंगे। पहली खबर के तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला खबर है वो द हिंदू के पेज नंबर 13 पर दिया गया है। देखिए, इंडिया आसियान टू रेजिक 15 ईयर ट्रेड पैक्ट इन अर्ली 2024। अब ये 15 ईयर भले ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टैटिक तरीके से इस चीज को पढ़े होंगे तो आपको पता है कि 2009 में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, 2010 में लागू हुआ था। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि लगभग 13 वर्ष पुराना ये एग्रीमेंट है। और इस बात को बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर जो आर्टिकल दिया है उसको पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। उसमें उन्होंने 13 वर्ष ही लिखा है। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया है, द हिंदू में भी आया है। और इस खबर का क्या मुख्य बिंदु इन दोनों ही न्यूज़पेपर में कवर किया गया है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, खबर का मुख्य बिंदु क्या है। खबर का मुख्य बिंदु यह है कि 2009 में आसियान के साथ भारत ने क्या एफटीए किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। क्या होता है अभी समझा दूंगा मैं आपको। उसके बाद 2010 में यह लागू हो गया था। अब चूंकि ये 13 वर्ष या इससे ज्यादा ही पुराना हो चुका है तो कई ऐसी नई बातें सामने आ रही हैं चुनौतियों के रूप में, जिसको हल करना जरूरी है। और भारत लगातार इसके लिए नेगोशिएशन कर रहा था आसियान से। तो इसकी समीक्षा करनी है हमें। इसी समीक्षा करके जो नवीन चुनौतियां हैं इनका समाधान करना है इसके माध्यम से। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह किए हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन को शामिल करने का। आपको पता है रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या, कि मान लीजिए कि ये चीन है और चीन में कोई सामान बन रहा है, कोई इंडस्ट्री सामान बना रही है और यहां भारत है। भारत मान लीजिए कि चीन से उन वस्तुओं को आयात नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने कुछ बैरियर लगा रखे हैं। तो चीन क्या करेगा, मान लीजिए आसियान का कोई देश है, इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए यहां वियतनाम है, तो ये क्या कर देगा, वियतनाम के पास अपने सामान भेज देगा। और चूंकि वियतनाम से हमारे यहाँ आयात होता है, हमने अनुमति दे रखा है, तो वियतनाम से यही चीज क्या हो जाएगी,
आयात हो जाएगी। तो भारत ये चाहता है कि इस वस्तु पर क्या लिखा रहेगा, रूल ऑफ ओरिजिन, कि किस देश में ये निर्मित हुई है। और अगर ये चीन में निर्मित हुई है तो उसको आसियान के देशों में मंगाकर हम चाहें कि भारत में आयात कर दे अगर वो देश, तो हम इसको रोकना चाहते हैं, इसको कर्व करना चाहते हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि रूल ऑफ ओरिजिन के नियमों को हम लागू करवाना चाहते हैं, जिससे कि चीन जैसे देश अपने वस्तुओं का निर्यात दूसरे देशों में घुमाकर उन वस्तुओं को भारत में न कर सकें। और क्या हमको इसमें करना है, तो व्यापार घाटा है। आप देखेंगे कि भारत और आसियान के बीच जो ट्रेड है उसमें भारत कहीं ना कहीं घाटे के तौर पर दिखता है। क्या है इसमें देखिए, तो उसको संतुलन में लाना है। शुरू में जब ये पैक्ट हुआ था, ये जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, तो भारत 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष घाटे में रहता था। लेकिन 2023 तक ये 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो इसको हमें संतुलित करना है। एक समीक्षा में ये बात चल रही है, जो अभी फरवरी में समीक्षा शुरू होगी और 2024 तक 2025 तक इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। अगर वर्तमान में हम देखें तो भारत 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है आसियान देशों को, और आयात करता है कितना, 87.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो इस तरीके से व्यापार घाटा है। अब इन्हीं सब चीजों को क्या करना है, जो फरवरी 2024 से संभवतः इसकी समीक्षा होनी है, और इस समीक्षा में इसी प्रकार की चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक इस जो नया पैक्ट करना है या इसकी समीक्षा है, इसको पूरा कर लेना है। तो ये तो न्यूज का संदर्भ रहा। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब खबर के संदर्भ से हम आगे निकलें तो देखें कि पाठ्यक्रम के किस पेपर में जुड़ेगा ये, तो पेपर 3 में जुड़ेगा। सामान्य अध्ययन 2 में जुड़ेगा, क्योंकि पहला पेपर निबंध होता है। टॉपिक किस में आएगा, तो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। और क्योंकि ये क्षेत्रीय समूह है, आपको पता है कि आसियान, अभी हम देखेंगे आसियान क्या है, एक क्षेत्रीय समूह है। तो क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। तो आपको पता है कि जो एफटीए किया गया है वो भारत से संबंधित है आसियान का। तो इस टॉपिक में जुड़ेगा ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, विगत वर्ष में वर्ष 2018 में आसियान से संबंधित प्रश्न आया प्रारंभिक परीक्षा में। इसके अलावा भी कई वर्षों में आया है, लेकिन हम प्रीलिम्स के सिर्फ एक क्वेश्चन लगाए हैं आपको ये बताने के लिए कि इससे प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। हालांकि मुख्य परीक्षा में जब इससे प्रश्न पूछा गया था तो उस समय आप देखेंगे शीत युद्ध के बाद वाली स्थिति को लेकर किया है। तो अभी नए बदलते दौर में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इसकी समीक्षा हो रही है, तो इसलिए ये न्यूज में लगातार बना रहेगा और आने वाले समय में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो ये 2016 में पूछा गया था। अब हम इसको यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हमें केवल जो संदर्भ न्यूज में आया हुआ है या जो खबर आई हुई न्यूज में जो कुछ भी बातें बोली गई हैं उससे तो हमारा यूपीएससी में बहुत ज्यादा सरोकार है नहीं। तो हम पूरी आसियान और भारत के व्यापार समझौते को समझने का प्रयास करेंगे, प्लस हम बोल सकते हैं कि आसियान और भारत के संबंधों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसको आसियान या इंग्लिश में ASEAN बोलते हैं, आसियान बोलते हैं, ये इसका एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है। सबसे पहले देखिए परिचय क्या है, तो यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अभी सिलेबस में आपने देखा कि क्षेत्रीय जो संगठन हैं उनसे भी, वो भी हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। तो ये क्या है, एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्या करता है, तो मुख्य रूप से आर्थिक काम करता है। तो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। जो सदस्य देश हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का काम आसियान के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो अगस्त 1967 में हुई, ध्यान रखिएगा,
और शुरू में आज जितने भी सदस्य देश हैं सभी उस समय नहीं थे, धीरे धीरे आज 10 सदस्य इसमें आप देखेंगे हैं। तो अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा या इसी को आसियान घोषणा भी लोग बोलते हैं, तो आपकी मर्जी, आप आसियान घोषणा भी बोल सकते हैं। आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं और मेंस के लिए भी थोड़ा हमको आइडिया लग जाए कि ये संगठन क्या है। अब इसका मुख्यालय देख लिए, तो हम तो सदस्य देखें तो इसके सदस्य कितने हैं, 10 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं, तो पीटी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको याद कर लेना है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपीन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये 10 देश तो इसके क्या हैं, सदस्य हैं। लेकिन इसके वार्ता भागीदार सदस्य भी हैं और इससे ही संबंधित प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो वार्ता भागीदार सदस्य देख लीजिए कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, भारत है, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अगर इनके सदस्यों का आप मैप देखना चाहें तो यहाँ मैप में भी इस चीज को दिखाया गया है, इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं आप। देखिए वही सारे देश हैं, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसको मैप को आप देख लीजिएगा, अभी मैं साइड होऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वार्ता भागीदार सदस्य, इसका उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग एवं स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, विकास तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आपको पता है इनको एशियान टाइगर भी कहा जाता था, लेकिन जब इनका इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो इसके माध्यम से ही आप देखेंगे इकोनॉमी में आप देखेंगे कि पूंजी खाते पे पूर्ण परिवर्तनीयता भारत नहीं लेकर आता है। चालू खाते पर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़े हों तो आप देखेंगे कि उसमें जो चालू खाते पर तो पूर्ण परिवर्तनीयता हम लेकर आते हैं, लेकिन पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो डर बैठ गया था हमें इन्हीं आसियान देशों के कारण। तो वो एक अलग कहानी है, आसियान टाइगर भी इनको बोला जाता था। उद्देश्य ये हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिमाग में रखिए कि विश्व की जनसंख्या में 8.5% ये हिस्सेदारी निभाते हैं और विश्व के जो कुल जीडीपी है उसमें 3.5% का ये योगदान देते हैं। तो वैश्विक जीडीपी में ये 3.5% का योगदान देते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई कि आसियान है क्या। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस मैप का भी ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करें कि भारत आसियान संबंध के बारे में। तो भारत आसियान संबंध अगर हम देखेंगे तो पृष्ठभूमि थोड़ा समझ लेते हैं। आसियान की स्थापना तो 1967 में हो गया था, लेकिन भारत आसियान के साथ औपचारिक रूप से जो संबंध बनाना शुरू किया अपना, वो कब से हुआ है, तो 1992 से। ध्यान रखिएगा उसी समय भारत में एलपीजी की नीति भी अपनाई गई थी 1991 में। तो उसके बाद ये औपचारिक रूप से भागीदारी शुरू हुई। वर्ष 2012 में रणनीतिक भागीदार बन गया भारत आसियान का, और बीच में आप देखेंगे तो RCEP का भी सदस्य बना था भारत। लेकिन 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में भारत क्या हो गया, इससे बाहर हो गया। तो ये बाहर हो चुका है, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि ये चैलेंज है कि आसियान चाहते हैं कि भारत इसमें शामिल रहे। अच्छा, संबंधों के 30 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में भी घोषणा किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि संबंधों के एक लंबा समय इनके संबंधों का जब बीत गया है, तो इसलिए 2022 में भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषणा हुआ था। व्यापार परिदृश्य अगर हम देखें तो अभी डेटा मैंने आपको कुछ कंटेक्स्ट में बताया, संदर्भ में वही कुछ बातें यहां हैं कि वस्तु व्यापार भारत में इनका कितना है, 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2023 में भारत से आसियान देशों को निर्यात बढ़कर 44 अरब डॉलर हो गया है। अभी हमने संदर्भ में भी ये देखा, जो एक साल पहले 42.32 अरब डॉलर था। इस दौरान अब देखिए क्या हो रहा है, निर्यात इतना हुआ है, इस दौरान आयात ज्यादा हो जाएगा। जो व्यापार घाटा की बात चल रही है, इस दौरान आयात तेजी से बढ़ा
और वित्त वर्ष 2023 में आयात 87.57 अरब डॉलर हो गया है। तो व्यापार घाटा यहां पे भारत का दिखाई दे रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में, जो अभी चालू वित्त वर्ष है 2023-24, इसके पहले 6 महीने में ही 38 वस्तुओं का आयात बहुत तेजी से बढ़ा है। ये भी एक चिंता का विषय है, जिसमें लैपटॉप है, आईटी हार्डवेयर है, टेलीकॉम है उपकरण, टेलीकॉम उपकरण, स्टेनलेस स्टील इत्यादि का आयात शामिल है। जो वित्त वर्ष 2022 में 68 अरब डॉलर था और उसके पहले के वित्त वर्ष में 25.76 अरब डॉलर था बस। तो यह वित्त वर्ष 2011 में मात्र 5 अरब डॉलर था। तो देख सकते हैं कि आसियान देशों से आयात जिस अनुपात में बढ़ रहा है, उस अनुपात में हमारा निर्यात नहीं बढ़ पा रहा है, और इसलिए भी समीक्षा जरूरी है। अब बात आती है व्यापारिक समझौते। तो भारत कई व्यापारिक समझौते उससे किया हुआ है, जैसे माल वस्तु व्यापार समझौता 2009 में हस्ताक्षरित, इसी को बोलते हैं क्या, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसी को एफटीए बोला गया है, ध्यान रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, उसको मैं एक लाइन में यहां पर समझा दूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए जहां भारत है और आपको पता है कि पहले पीटीए होता है, फिर बाद में एफटीए होता है, ऐसे बहुत से व्यापारिक समझौते होते हैं। अंत में जाके वो क्या बन जाता है, कस्टम यूनियन बन जाता है। जैसे आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन है। तो ये सारी कहानी किसी अन्य दिन करेंगे हम, या स्टैटिक पोर्शन में आप पढ़े होंगे। भारत है और यहाँ पे आसियान के कई देश हैं, ये आसियान के देश हैं। तो क्या कर लिया है, भारत और आसियान के देश आपस में ऐसा संबंध बना लिए हैं, ऐसा समझौता कर लिए हैं कि अधिकतम वस्तुओं पर क्या कर दिए हैं, तो जो कस्टम ड्यूटी है इसको क्या कर दिए हैं, लगभग शून्य कर दिए हैं, और अधिकतम वस्तुओं पर कर दिए हैं। इसलिए, और आप देखेंगे तो एफटीए में एक सकारात्मक सूची होता है और एक होता है क्या, नकारात्मक सूची। तो नकारात्मक सूची में कुछ वस्तुओं को डाल दिया जाता है जिन पर कस्टम ड्यूटी शून्य नहीं होगा, जो इसमें शामिल नहीं होंगी। बाकी बहुत सी वस्तुओं को सकारात्मक लिस्ट में डाल दिया जाता है जिन पर दोनों देश के द्वारा जो निर्यात वाली आयात वाली बाधाएं होती हैं वो मिनिमम कर दिया गया होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि इनके बीच में तो है, लेकिन ये सारे देश किसी अन्य देश के साथ, अगर मान लीजिए कि कोई अन्य देश के साथ, भारत भी किसी अन्य देश के साथ क्या करेगा, अपने हिसाब से जो भी व्यापार बाधाएं लगाना है, कस्टम ड्यूटी लगाना है, वो लगाता रहेगा। ये भी सारे देश अपने हिसाब से अन्य देशों से लगाते रहेंगे, लेकिन आपस में इनके बीच में डील हो गया है कि इन वस्तुओं पर, सकारात्मक सूची में जो भी शामिल वस्तुएं हैं उन पर कस्टम ड्यूटी क्या रहेगा, शून्य कर दिया जाएगा या मिनिमम कर दिया जाएगा, जो भी समझौते में शामिल है। तो ये एफटीए है। तो एफटीए इसी को बोला गया है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा। सेवाओं के संबंध में भारत आसियान समझौता की पुष्टि 2018 में हुई और निवेश पर आसियान समझौता 2018 में मंजूरी मिली। तो ये भारत आसियान के साथ किया है। इवन आसियान के कुछ देशों के साथ भी भारत ने क्या किया है, कुछ समझौता किया है, सेपा इस टाइप का। और वो मैं आपको एक बार आगे दिखा देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देखिए, ये ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस हैं जो भारत ने किया है। तो इंडिया वही आसियान ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट साइन, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। देखिए, कुछ किया है सिंगापुर से, किया है भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सेसा, और ऐसे ही मलेशिया से भी किया हुआ है सेसा। तो कुछ अन्य देशों से भी किया है, थाईलैंड से भी एफटीए अलग से किया हुआ है 2003 में। तो ये जो आसियान के देश हैं उनसे इंडिविजुअल भी किया है, लेकिन आसियान से जो किया है उसको मैंने वहां पे लिख दिया है। तो ये समझौते हैं। भारत आसियान संबंध में थोड़ी सी और बातें देखते हैं कि भारत द्वारा निर्यात, भारत क्या निर्यात करता है, तो ज्यादा इंजीनियर्ड वस्तुओं को निर्यात करता है। जो इंजीनियरिंग वाली वस्तुएं हैं उनका निर्यात भारत करता है, कृषिगत वस्तुओं को भी करता है, रसायन और दवाओं का भी करता है, वस्त्र का भी करता है। तो ये भारत निर्यात करता है। और भारत आयात क्या करता है, तो भारत जो आयात करता है वो मैं आपको यहाँ ग्राफिक से दिखा देता हूं कि कैपिटल गुड्स 17% करता है, कंज्यूमर गुड्स 10% करता है, जो भारी वस्तुएं हैं 17%, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं 10%, जो कच्चे माल हैं वो 34% करता है, रबर वगैरह के लिए खासकर ज्यादा,
और कुछ ऐसे जो कैटेगराइज कहीं नहीं है वो 6% करता है। तो भारत आयात करता है और 2022-23 के आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा ये। तो ये हो गया कि भारत क्या निर्यात करता है और क्या आयात करता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बायलेटरल ट्रेड का स्टैटिक्स है कि क्या क्या चीजें, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2016-17 में कितना एक्सपोर्ट किए थे हम। ऐसे ही आप देखेंगे सब में। फिर इंपोर्ट का भी बात किया है कि कितना इंपोर्ट किए थे। तो ये सारे अलग अलग वर्षों का बताया है। इस वर्ष का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2022-23 का क्या रहा है, और अभी चालू वित्त वर्ष का जो 6 महीने हैं उसका क्या रहा है वो भी डेटा मैंने पहले आपको दे दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए आसियान का महत्व क्या है? तो भारत के लिए आसियान का महत्व कई तरीके से है। चीन को कर्व करना है। बहुत से देश चीन के इन्फ्लुएंस में भी उसमें हैं, कई देश नहीं भी हैं, कुछ देश अब चीन से दूर भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से कई चुनौतियां हैं और कई तरीके से भारत के लिए आसियान का महत्व है। पहला, आर्थिक। तो भारत आसियान एफटीए और आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ भारत का सेसा समझौता है, जिससे भारत क्या कर सकता है, अपने इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है इनके साथ अच्छा बढ़ा सकता है, और जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है और साथ में एक क्षेत्रीय शक्ति बनने का जो भारत ख्वाब देख रहा है या फिर रणनीति बनाया हुआ है, उसको साकार करने में ये महत्वपूर्ण होंगे देश। कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाएं, तो आपको पता है डीएनएस में पहले भी पढ़ाया जा चुका है आपको कि भारत आसियान के कई देशों के साथ कनेक्टिविटी संबंधी कई परियोजनाएं चलाया हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये समय पे पूर्ण नहीं हो रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो भारत म्यांमार थाईलैंड आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग, उसके बाद कलादान मल्टी मॉडल परियोजना सुने होंगे आप। नई दिल्ली से हनोई के बीच रेलवे लिंक का योजना भी बनाई जा रही है। उसके बाद चीन के संतुलन हेतु भी ये महत्वपूर्ण है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर पहल जो भारत का है, प्रीलिम्स के लिए सागर पहल जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के सहयोग स्थापित करके चीनी प्रभुत्व को कम किया जा सकता है। अब फिलीपींस जैसे और कई देश क्या हो रहे हैं, जो दक्षिण चीन सागर में चीन की नीति है उससे काफी डरे हुए हैं, और उस डर के कारण क्या कर रहे हैं, वो अमेरिका, भारत और इनके अलाइज जो देश हैं उनके तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कई देश जो हैं चीन से डरे हुए हैं, खासकर दक्षिण चीन सागर के नीति के कारण। तो हम और विश्वास पैदा करके उन देशों में क्या कर सकते हैं, चीन का इस क्षेत्र में जो प्रभुत्व है उसको कम कर सकते हैं। पारस्परिक सुरक्षा में भी हम के लिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए आसियान भारत कार्य योजना को आरंभ किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी कल के परसों के न्यूज में आपने देखा कि जो लाल सागर है वहां पर हमारे मतलब टैंक पर, या सॉरी, जो हमारा एक नाव आ रही थी उस पर हमला किया गया है। ऐसे तमाम प्रकार के आप देखेंगे कि शिप जो आती हैं उसको निर्बाध रूप से चलने में दिक्कत हो रही है, निर्बाध रूप से व्यापार में दिक्कत हो रही है। तो उन चीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास भी किया जाता है इन देशों के साथ। उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक सहयोग भी है। तो पार्लियामेंटेरियन एक्सचेंज प्रोग्राम हम चलाते हैं। आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलता है। और भी कई प्रकार से इसके अलग अलग देशों से हमने क्या किया है, सांस्कृतिक टाई अप करके रखे हुए हैं। उसके बाद वित्तीय सहयोग, तो आप देखेंगे आसियान भारत सहयोग निधि बना हुआ है, एक आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि बना हुआ है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक दूसरे में निवेश करना भी जरूरी है। अगला है आसियान भारत हरित निधि भी बना है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब भारत के लिए महत्व है। इन सारी चीजों को प्रॉपर अगर किया जाए तो भारत के लिए काफी ये महत्वपूर्ण होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी, चीन को कर्व करने के लिए भी, समुद्री सुरक्षा के लिए भी, उसके अलावा सांस्कृतिक सहयोग बनाने के लिए भी, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू करने के लिए भी। तो कई तरीके से आसियान के साथ हमारा संबंध महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात आता है कि भारत आसियान संबंधों के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो चुनौतियों में देखिए चीन का प्रभाव एक तो है कि कई देश ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे अधिकतम देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लिए हुए हैं।
तो भारत उसमें भाग लिया नहीं है। और मैंने आपको दूसरा बताया क्या कि जो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें ये देश हैं, भारत उसमें नहीं है, तो ये देश चाहते हैं कि उसमें शामिल हो जाएं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हितों में टकराव है कहीं ना कहीं इनके। तो पहली बात है कि चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में भारत के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हितों को प्रभावित कर सकता है, चीन का प्रभाव। दक्षिण चीन म्यांमार में भी आप देखेंगे कई ऐसे कार्य कर रहा है चीन, तो चीन के प्रभाव में ये देश आ जाते हैं। दक्षिण चीन सागर में रक्षा संबंधी सहयोग को बढ़ाने से भविष्य में चीन, और हो सकता है कि अगर दक्षिण चीन सागर में भारत रक्षा संबंधी सहयोग बढ़ाए, जो कुछ देश हैं वियतनाम और बाकी देशों के साथ, तो हो सकता है कि आसियान के ही कुछ देश भारत से झड़प के उसमें आ जाएं, और चीन तो खैर बैठा ही है। तो ये बातें हो रही हैं कि चीन और एक या अधिक से आसियान देशों के साथ भी समुद्री संघर्ष होने का जोखिम पैदा हो सकता है। आसियान, अगला बात देखिए कि आसियान देशों के साथ कई द्विपक्षीय सौदों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिससे आर्थिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं में रुकावट आ गई है। तो कई ऐसे और भी संबंध, कई ऐसे व्यापारिक बातें की गई हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं की गई हैं भारत के द्वारा या दोनों पक्षों के द्वारा। तो ये भी एक रुकावट, कुल मिला के धीमापन जो संबंधों में चल रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अगला अन्य कुछ चीजें हैं, उससे पहले थोड़ा और देख लीजिए कि विषम व्यापार संबंध। अभी आपने देख लिया कि व्यापार घाटा भारत के पक्ष, मतलब व्यापार अधिशेष आसियान के पक्ष में है और घाटा इंडिया के पक्ष में है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो और दूसरी बात क्या है कि भारत के विदेशी व्यापार और FDI अंतर प्रवाह में आसियान की हिस्सेदारी आसियान क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी से अधिक है। कुल मिला के आसियान से हमारे यहाँ ज्यादा निवेश आता है, जबकि भारत से वहां कम निवेश जा रहा है, FDI हो चाहे विदेशी व्यापार हो। तो दोनों में ही कुल मिला के ट्रेड डेफिसिट भारत की तरफ झुका हुआ है, और FDI का अंतर प्रवाह बही प्रवाह में भी क्या है, विषमता है। अगला है कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। कुल मिलाकर जो परियोजनाएं चल रही हैं वो परियोजनाएं विलंबित हो रही हैं, टाइम पर परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, ये एक चुनौती है। अगला, आसियान के सदस्य देशों के अलग अलग हित और प्राथमिकताएं। हर जो आसियान के सभी देश हैं उनका अलग अलग हित है। सारे देश ऐसा नहीं है कि इंडिया के पक्ष में ही हैं या फिर चीन से विरोध करें। वो बहुत से चीन के इन्फ्लुएंस में भी हैं, कुछ चीन से डर भी रहे हैं। अलग अलग हित हैं, कुछ BRI को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत खुले मन से, तो कुछ BRI से अब डरने लगे हैं। कुछ आप देखेंगे तो जैसे एक RCEP वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, इसमें भारत जब बाहर निकल गया है, जिससे आसियान जो संगठन है वो एक तरीके से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वो नहीं चाह रहे हैं कि निकलें, क्योंकि उससे उनको ट्रेड करना आसान हो रहा था। तो ऐसी कुछ बातें हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, ये भी हमारे समक्ष एक चुनौती है। तो इन चुनौतियों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, आगे हम क्या करें। तो सीधी सी बात है, जितनी भी चुनौतियां हैं उन्हीं चुनौतियों को हमें ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो गया कि मुक्त व्यापार जो समझौता है इसका इष्टतम प्रयोग किया जाए। अभी इसका जितना सही ढंग से प्रयोग होना चाहिए उस हिसाब से प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसको इष्टतम प्रयोग किया जाए, और इसके लिए इसकी समीक्षा जरूरी है, जो न्यूज के संदर्भ में बात किया गया था। अगला, दोनों पक्ष अपने कनेक्टिविटी कॉरिडोर और ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के प्रयास करने होंगे, दोनों को ही, कि अपना कनेक्टिविटी जो कॉरिडोर है और ट्रेड कॉरिडोर है, इन दोनों को ठीक तरीके से विकसित करें। जो परियोजनाओं में लेट लतीफी हो रही है उसको लेट लतीफी न करके टाइम पर पूर्ण किया जाए, जिससे कि एक दूसरे के प्रति क्या हो, विश्वास पैदा हो। अगली बात है कि आसियान भारत कार्य योजना के तहत साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक वार्ताएं आयोजित करते रहना। तो अगर लगातार मिलेंगे, लगातार वार्ताएं होती रहेंगी, तो जो भी चुनौतियां हैं, हर देश या दोनों संगठन आसियान और भारत अपनी अपनी चुनौतियों को एक दूसरे के समक्ष रखेंगे, तो उनका हल ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। अगला है कि संधारणीय वित्त पोषण। आपने देखा वित्त पोषण, कई तरीके से वित्त पोषण किया जा रहा है, जिससे कि ये देखिए AIF किया जा रहा है, AIST,
डीएफ किया जा रहा है, एआईजीएस किया जा रहा है। तो संधारणीय वित्त पोषण और समृद्धि के लिए नीतिगत प्राथमिकताएं निर्धारित करना, रिन्यूएबल एनर्जी में ये काम करें, दोनों के पास काफी क्षमता है इसके लिए, तो इस प्रकार का फंड बना के काम करें। और अगला है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहलों के माध्यम से एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में सहयोग करना। तो इस तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय जो पहलू हैं उन पर भी ये एक साथ मिलकर सहयोग करते रहेंगे तो इनके रिश्ते और मजबूत होते रहेंगे। तो ये वे फॉरवर्ड हो गया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी कई बातें वे फॉरवर्ड में की जा सकती हैं, लेकिन एग्जाम में हमें टू द पॉइंट बातें लिखनी रहती हैं, इसलिए इतनी बातें अगर आप दिमाग में रखते हैं तो लिख पाएंगे आंसर। अब चलते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के खबर की तरफ। ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 15 पर खबर आया था। और खबर क्या था तो इसका संदर्भ देख लीजिए, बाकी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इसको पढ़े तो ठीक है, अदरवाइज संदर्भ क्या है कि अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी की फर्म है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक क्या है मिनी रत्न कंपनी है, के साथ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, जो विद्युत का परचेजिंग एग्रीमेंट है, तो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1799 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। यह समझौता भारत को 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित कर लेने के लक्ष्य में क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो इस न्यूज का संदर्भ इतनी बात है, दिमाग में रखिए। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो ये एक पीएसयू है, केंद्र सरकार की एक उपक्रम है। इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, ऐसे प्रश्न पहले पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के बारे में पूछा गया है, ये न्यूज में थी तो एनपीसीआई से पूछ लिया गया। हो सकता है कि अभी हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, तो उसमें ये संस्थान भी, ये उपक्रम भी क्या हो जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसको सेकी भी बोलते हैं, कुछ लोग सेसी भी बोलते हैं, परिचय क्या है, तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और उस समय इसको कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। और शुरू में इसको सौर ऊर्जा के लिए किया गया था कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और ये नॉट फॉर प्रॉफिट, गैर लाभकारी तरीके से काम करेगा। इस आधार पर इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। लेकिन आपको पता है कि कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन हुआ वर्ष 2013 में, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया, 2015 में फिर अलग तरीके से पुनर्गठित कर दिया गया और कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन ला दिया गया। तो वही बोला गया है कि 2015 में इस संस्था को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया। अब बताता है किस मंत्रालय के तहत आता है, तो आपको पता है कि जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके प्रशासन के अधीन ये पीएसयू काम करती है। अगला है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई है और यह एक मिनी रत्न कंपनी है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि ये मिनी रत्न है। आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं, जो केंद्रीय उपक्रम हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उसमें आपको पता है कि मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ऐसे अलग अलग
इनको कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। आप स्टैटिक तरीके से जाके एक बार ये भी तैयार कर लीजिएगा कि मिनी रत्न, नौ रत्न या महारत्न बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूर्ण करना आवश्यक होता है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को। तो ये हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, इतनी बातें जानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने वाली प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि इसको पहले तो सौर ऊर्जा के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद अभी इसको क्या कर दिया गया है, 2013 से इसको सभी अक्षय ऊर्जा के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। तो ये अन्य प्रकार की भी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उनके लिए काम कर रही है। और भारत जो भी प्रतिबद्धताएं किया हुआ है, हमने पीछे डीएनएस में आप जाकर देखेंगे तो पढ़े भी हैं कि 2070 तक हम क्या करना चाहते हैं, नेट जीरो एमिशन को प्राप्त करना चाहते हैं। 2030 तक हमने कई लक्ष्य रखा है। हमने COP26 में पंचामृत का कंसेप्ट रखा था। तो उन सभी को पूर्ण करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन और उपलब्धि को सुविधाजनक बनाना। अब संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा डोमेन को कवर करने के लिए भी इसको विस्तार कर दिया गया है। अभी बताया मैं 2013 में। यह देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए भी जिम्मेदार है। सौर पैनल बहुत ज़्यादा लगे। अब आप इसके साइट पर जाकर देखेंगे तो घरों पर, छत पर सौर पैनल लगाया जाए, इसके लिए इनिशिएटिव लेती है ये। तो इस प्रकार के बहुत से कार्य कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के बाजार को विकसित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको मुख्य रूप से दिमाग में ही रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। केवल सौर ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा के अलावा भी अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए काम करती है। ये कंपनी है, मिनी रत्न है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक शाखा के तहत काम करती है ये। तो ये हो गया इसके बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको हल करने का प्रयास करिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं आज के अंतिम खबर की तरफ, जो दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 पर आया है और द हिंदू के पेज नंबर 5 पर आया है। खबर क्या है, तो खबर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 2018 से पहले एक मुद्दा अक्सर चलता था कि जो महिलाएं हैं, खासकर 14 वर्ष से 49 वर्ष 50 वर्ष की, वो सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं इस आयु काल में। लेकिन धीरे धीरे ये बातें कोर्ट में गई और कोर्ट में जाने के बाद ये निर्णय हुआ कि नहीं, महिलाएं भी जा सकती हैं। उसके बाद से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरीके से ये न्यूज में आता ही रहता है। अभी न्यूज में ये है कि सबरीमाला में भक्तों, केरल हाईकोर्ट ने क्या किया है, तो जो देवास्वम बोर्ड करके एक बोर्ड है जो सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन देखता है, देखभाल पूरा उसका प्रबंधन का जिम्मा उसके पास है। तो अभी जो मकर विलक्कू, मकर संक्रांति आने वाली है, आपको पता है, तो उसके समय काल के दौरान ही वहां पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए सबरीमाला मंदिर में। तो अयप्पा जो वहाँ के देवता हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए तो वहां पर जो लोग जा रहे हैं उनको सही तरीके से एडा थावलम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्पकालिक विश्राम करें। वहां पे लोग एक तरीके से थक गए हैं तो उनको खाना मिल जाए, चाय मिल जाए, इसका प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इन्हीं पर बात करते हुए केरल हाईकोर्ट ने जो देवास्वम बोर्ड है, त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड है, उसको बोला है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान रखिए और जो तीर्थयात्री वहां पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं को आप पूरा करें। तो ये तो संदर्भ है खबर का। अब हम सबरीमाला मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2021 में मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के बारे में प्रश्न पूछ लिया था। तो आर्ट एंड कल्चर मान लें आप, आर्ट एंड कल्चर के तरह से 64 योगिनी मंदिर पूछा था। हो सकता है कि सबरीमाला मंदिर से भी संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले, तो हम इसको देख लेते हैं एक स्लाइड में। सबरीमाला मंदिर, सबसे पहले परिचय देख लीजिए कि यह केरल के पत्थानमथिट्टा जिले के पेरिनाड गांव में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है।
तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व आप पढ़ते हैं, उसके अंदर ही सबरीमाला टाइगर सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है और केरल में है। इतना दिमाग में रखें, जिला याद करने की जरूरत नहीं है। भगवान अय्यप्पन का ये मंदिर है, ये शिव और विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी के पुत्र हैं। आपको पता है कि विष्णु जो भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, ये कहानी आप पढ़े ही होंगे। तो उस मोहिनी के अवतार से एक पुत्र की प्राप्ति हुई उनको, और उनको अय्यप्पन कहा जाता है या भगवान अय्यप्पा कहा जाता है। यह मंदिर केवल मंडल पूजा, मकर विलक्कू या मकर संक्रांति, मकर विलक्कू हम लोग यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं, तो मकर संक्रांति या महाथिरुलम संक्रांति और प्रत्येक मलयालम महीने के पहले 5 दिनों के दौरान पूजा के लिए खुला रहता है। कुल मिला के मलयाली जो महीना होता है, मलयाली कैलेंडर के अनुसार जो माह होता होगा, उस माह के शुरू के 5 दिन तक पूजा के लिए खुला रहता है। लेकिन मुख्य रूप से जो मकर विलक्कू है, मकर संक्रांति के समय में यहाँ पर श्रद्धालु ज्यादा जाते हैं। त्रावणकोर देवासम बोर्ड द्वारा इसको प्रबंधित किया जाता है, पहले बता दिया मैं आपको। इन्हीं को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। शैव और वैष्णव जैसे कई संप्रदाय के तीर्थयात्री यहाँ पे पूजा करने आते हैं। मकर विलक्कू क्या है? तो यह केरल का एक धार्मिक त्यौहार है जो कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दौरान सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है और इसमें दीप आराधना किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें एक स्थान के बारे में बात करते हैं कि मणि मंडपम एक स्थान है यहाँ, जो भगवान अय्यप्पन मंदिर में गायब हो गए थे अपनी तपस्या के दौरान। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर। प्रथा, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रथा में बताया था कि जो भगवान अय्यप्पन हैं ये क्या हैं? ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचर्य, इनके ब्रह्मचर्य को संरक्षित करने के लिए ही महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब महिलाएं जाती हैं। तो यही प्रथा है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए महिलाओं को उनके 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच, कई जगहों पे 14 से 49 वर्ष भी बोलते हैं, मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाता रहा है हमेशा से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने इंडियन यंग लायंस एसोसिएशन बनाम केरल राज्य मामले 2018 के अंतर्गत सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी थी। मंदिर की वास्तुकला पे अगर हम जाएं तो ये द्रविड़ वास्तुकला का एक हिस्सा है जो केरल के पारंपरिक वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। भगवान अय्यप्पा की मूर्ति पंचलोहा मतलब पंच धातुओं से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद मंदिर में गर्भगृह है जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई छत और शीर्ष पर 4 सुनहरे पंखुड़ियां, 2 मंडपम और बालिकाल पूरा है जिसमें वेदी है। तो इतना चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में 18 पवित्र सीढ़ियां हैं जिन्हें पाथीनेट्टू त्रिकादिकल भी कहा जाता है, जो मुख्य मंदिर तक जाती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप देख लीजिएगा। सबरीमाला मंदिर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको यहाँ पे हमने शामिल कर लिया है। ये देखिए, ये मंदिर है, ये केरला के सबरीमाला मंदिर की बात की गई है। कौन सी पहाड़ी, हमेशा ध्यान रखिएगा, सबरीमाला पहाड़ी है, इसलिए सबरीमाला मंदिर भी इसको हम बोलते हैं। भगवान यहाँ पे देव कौन है? देव अय्यप्पन है। और उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपको, इस अभ्यास प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं रोकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा अब करीब आने लगा है, तो अपनी तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार मोड़ने का और प्रयास करिए आप लोग। हम लोग भी आने वाले समय में और प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए खबरों को और ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।